हर घर में जरूरी कागजों की एक पुरानी अलमारी होती है जिसमें सालों पुरानी फाइलें, रिकॉर्ड और कागजात जो हैं वो पड़े होते हैं। शुरू में तो लगता है कि सब कुछ संभाल कर रखना जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे वो अलमारी जो है भर जाती है। तब आप क्या करते हैं? उसकी सफाई करते हैं, उसकी छटाई करते हैं। किस कागज की जरूरत है, किसकी नहीं है। किसी कागज की तो 8 से 10 कॉपियां ही जगह घेरे होती हैं। ऐसे में जब सफाई होती है तब ये सारे कागज हट जाते हैं और बचते हैं सिर्फ जरूरी कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। सालों से आरबीआई ने बैंकों और दूसरी फाइनेंशियल बॉडीज को करीब 9,000 अलग अलग सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस जारी किए थे। अब ये सब मिलकर वैसे ही एक पुरानी अलमारी बन चुकी हैं, जहां बहुत सारा डुप्लीकेशन है, जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन उमड़ रहा है। आज हम आरबीआई के इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के कंसोलिडेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी नाइन। तो खबर ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने साल भर के 9,000 सर्कुलर्स और रेगुलेशन को कंसोलिडेट करके 238 मास्टर सर्कुलर्स जारी करने का फैसला किया है। पर इसके पीछे आरबीआई की क्या मंशा है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आरबीआई का मानना है कि इन 9,000 अलग अलग कानूनों में कई या तो रेपिटेशन है या फिर आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसे में आरबीआई इन सबको कंसोलिडेट करके 238 ऐसे मास्टर सर्कुलर्स में बदलने जा रहा है, जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को और सिंप्लीफाई, इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बना रहा है। अब सवाल है कि ये नए मास्टर सर्कुलर्स किन किन फाइनेंशियल बॉडीज पर लागू होंगे। तो आपको बता दें कि ये नया सिस्टम उन सभी एंटिटीज को कवर करेगा जिसे आरबीआई रेगुलेट करती है। अभी आरबीआई 11 फाइनेंशियल बॉडीज को रेगुलेट करती है, चाहे फिर वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, कमर्शियल बैंक्स हों, एनबीएफसीज हों, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हों, पेमेंट बैंक हो या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हो। मतलब हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के कंप्लायंस के लिए अलग अलग जगह नहीं भटकना पड़ेगा। अब इसका एक जो मतलब निकाला जा रहा है वो ये है कि अब इन सारी अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एक जैसे नॉर्म्स होंगे। यानी इसके लागू होने के बाद रूल्स का सिंप्लीफिकेशन तो होगा ही, पर इसके साथ ही अब एक यूनिफॉर्मिटी और सेंट्रलाइजेशन भी आपको अक्रॉस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये हर मास्टर सर्कुलर एक पार्टिकुलर टॉपिक या कैटेगरी को कवर करेगी, जैसे कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या रूल्स होंगे, ब्रांच ऑथराइजेशन के लिए क्या रूल्स होंगे, सारे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए क्या रूल्स होंगे। ऐसे सारे अलग अलग बातों के लिए एक अलग अलग मास्टर सर्कुलर होगा। इस कंसोलिडेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या और किसे होगा? सबसे पहली बात यह है कि एक तो इसकी वजह से कंप्लायंस जो है आसान हो जाएगा। इसके अलावा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी नए रूल्स को समझने में काफी आसानी होगी। दूसरा, पुरानी और रिडंडेंट गाइडलाइंस के हटने से जो रेगुलेटरी बर्डन है वो भी कम होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह मिलेगा, जिससे आरबीआई को इन रूल्स को इन्फोर्स कराने और इसकी मॉनिटरिंग कराने में दोनों में ही आसान होगी। 10 नवंबर 2025 तक आरबीआई ने इसके ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को पब्लिक फीडबैक के लिए ओपन रखा है, यानी तब तक जनता और बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं इस पर अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के पीछे रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी की रिकमेंडेशंस भी है, जिन्होंने पहले ही कई आउटडेटेड जो है सर्कुलर्स विड्रॉ करने की सलाह दी थी। यानी आप ये समझिए कि इसके आने के बाद कई सारे बैंकिंग नॉर्म्स में बड़ा बदलाव और यूनिफॉर्मिटी जो है देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये कदम जो है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम को और कंसोलिडेट, इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बिजनेस से जुड़ी खबरों ऐसे ही जो है आप देखते रहिए मनी नाइन।